नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का आज का तीसरा पाठ है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में इसमें से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें नोट्स आपको इस प्रकार से बताए गए हैं कि एग्ज़ाम में आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले। वीडियो लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब पहले मैंने इसके 2 पार्ट है वो करवा दिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। पूरी सामाजिक ज्ञान और सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। अब देखिए कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो भूमंडलीकरण क्या है? दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण। भूमंडलीकरण पूरी भूमि का एक होना, ठीक है। दुनिया के जो भी सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक प्रणालियाँ हैं उन सभी का एक दूसरे द्वारा ग्रहण करना, एक होना, वही भूमंडलीकरण है। आधुनिक युग से पहले भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया। तो आधुनिक युग से पहले भूमंडलीकृत किस प्रकार से बनता है? व्यापार काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का पूंजी तथा बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से व्यापार करने के लिए एक देश दूसरे देश से जाता है, फिर वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर को वो अपनाता है। तो ये क्या है? ये भूमंडलीकृत है। इतिहास के प्रत्येक दौर में विश्व के मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति या उत्पीड़न से बचने के लिए क्या करते हैं? वो एक देश से दूसरे देश में वो दूर दूर तक यात्रा पर जाते रहे हैं। अब वहाँ कुछ मार्ग भी हैं, जैसे रेशम मार्ग, सिल्क रूट। सिल्क रूट या रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। ये व्यापार करने का मार्ग था जो कि 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 14वीं शताब्दी तक ये चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस, इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागरीय तक फैला हुआ था। ये सिल्क रूट कहाँ से कहाँ तक था कि ये चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस, इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया के भूमध्य सागर तक ये फैला हुआ था। इस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट। तो इस रूट से क्या होता था कि भारी मात्रा में रेशम व्यापार होता था, तो इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग कर दिया गया। ये रेशम मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे। ये एशिया को उत्तरी अफ्रीका तथा यूरोप से भी जोड़ते थे। बहुत लंबा चौड़ा मार्ग था। इस रूट से यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी जाते थे। इस रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। सिल्क रूट से ईसाई, इस्लाम, बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच गए थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से लेकर लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे थे। फिर है विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था। दोस्तों, एक मेरा व्लॉग चैनल भी है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। 16वीं शताब्दी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था। 16वीं सदी में एक नया मार्ग खोज लिया। नए समुद्री मार्ग की खोज ने न केवल व्यापार को फैलाने में मदद की, बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतह की नींव भी रखी। 16वीं शताब्दी में ही पुर्तगाली और स्पेन की सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। स्पेन के सैनिकों के साथ चेचक के कीटाणु अमेरिका जा पहुँचे। चेचक के प्रकोप के कारण यहाँ बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इससे उपनिवेशकारों को अमेरिका पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर भी मिल गया। 18वीं सदी तथा उसके बाद विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप विश्व व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया। 18वीं शताब्दी में यूरोप है वो व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया।
18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे 18वीं सदी में, ठीक है। लेकिन 15वीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया और दुनिया के बाकी देशों से अलग हो गया। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया तो इसका परिणाम आप देख सकते हो कितना गरीब हो गया। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914, 19वीं शताब्दी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी कारकों ने पूरे समाजों की काया पलट कर दी। विदेश संबंधों में नए ढर्रे में डाल दिया उनको। उसके बाद अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? पहला प्रवाह, व्यापार मुख्य रूप से वस्तुएं जैसे कपड़े, गेहूं इनका होता है। उसके बाद श्रम प्रवाह, काम या रोजगार की तलाश में लोगों को यहाँ से वहाँ जाना। पहला प्रवाह हो गया व्यापार, ठीक है। दूसरा हो गया श्रम प्रवाह, काम करना। तीसरा हो गया पूंजी प्रवाह, अल्प और दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश करना, पूंजी का निवेश करना, वो हो गया पूंजी प्रवाह। उसके बाद विश्व अर्थव्यवस्था का उदय 18वीं सदी में। देखो 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ था। कॉर्न लॉ क्या है? तो कॉर्न लॉ वह कानून था जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। कॉर्न लॉ के समय भोजन की मांग बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, भोजन के दाम बढ़े। कॉर्न लॉ हटाने के बाद व्यापार में वृद्धि हुई, विकास तेजी से हुआ, भोजन के अधिक भंडार हुए। रूस, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में कृषि के क्षेत्र में वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों। तकनीक की भूमिका, रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ महत्वपूर्ण आविष्कार थे उस समय, जिन्होंने 19वीं सदी के परिवर्तनों में अहम भूमिका निभाई। ठीक है। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद किस प्रकार से होता है? देखिए आप, 19वीं शताब्दी में यूरोप के शक्तिशाली देशों ने अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। 1885 में यूरोप के शक्तिशाली देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने अफ्रीका को आपस में बांट लिया। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग क्या दोस्तों? 1880 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में प्लेग की तरह तेजी से फैलने वाला पशु रोग था, ये रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। इससे लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। 19वीं सदी में यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के लोग वेतन पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने उन पर भारी भरकम कर उत्तराधिकारी कानून में बदलाव हुआ, लेकिन बात नहीं बनी। तभी वहाँ रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैली जिसने 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दी। पशुओं को खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन खत्म हो गए। बागान मालिकों, खान मालिकों को उन्हें गुलाम बनाने का मौका मिल गया। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। गिरमिटिया श्रमिक एक नियोक्ता के कानून के लिए अनुबंध के तहत एक बंधुआ मजदूर था। देखो, एक अनुबंध अग्रीमेंट होता था, अभी भी अग्रीमेंट होते हैं, दुबई वगैरह या विदेशों में जाते हैं अग्रीमेंट होता है ना, उसी प्रकार से पहले भी अग्रीमेंट होता था, बंधुआ मजदूर था वो। 19वीं सदी में भारत के मजदूर दुनिया के विभिन्न देशों में काम के लिए ले जाए जाते थे। एजेंटों द्वारा काम और स्थान के बारे में झूठी जानकारियां दी जाती थी। एजेंट थे वो अग्रीमेंट करके वहाँ ले जाते थे विदेशों में, अग्रीमेंट झूठा होता था, झूठी जानकारियाँ दी जाती थी, काम बहुत कठोर होता था। 1921 में इसे समाप्त कर दिया गया। फिर महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, जब 2 महायुद्ध होते हैं, पहला 1914 से 1918, दूसरा 1939 से 1945, तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी?
पहला विश्व युद्ध यद्यपि मुख्यतः यूरोप में लड़ा गया, लेकिन उसके प्रभाव पूरे विश्व में महसूस किए। इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक गहरे संकट में डाल दिया। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। महामंदी को आप देखें, 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी शुरू हुई। यह संकट 30 के दशक तक बना रहा। कृषि क्षेत्रों तथा समुदाय पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। इस महान मंदी के कारण यूरोप के अनेक बड़े बैंक धराशायी हो गए। मुद्रा की कीमत बुरी तरह बिगड़ गई। इस मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका पर पड़ा। वहाँ हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद हो गए। भारत पर महामंदी का असर किस प्रकार से पड़ा? हमारा देश भारत भी महामंदी से काफ़ी प्रभावित हुआ था। 1928 से 1934 के बीच भारत के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। इसी अवधि में भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। किसानों और काश्तकारों को सर्वाधिक हानि हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को आर्थिक महामंदी या संकट का सामना करना पड़ा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाले धुरी शक्तियाँ कौन कौन सी थी? धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान और इटली थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ नामक दो महाशक्तियों का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे तथा धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की शामिल थे। तो इस प्रकार से कुछ मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट बताए दोस्तों। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एज इट इज़ क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो आप वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।